हेलो माय बून्स। आज की हमारी कहानी एनिमीज टू लवर्स होने वाली है। कहते हैं कुछ लोग अकेले नहीं होते, उनके अंदर कुछ और भी रहता है और जून उन्हीं में से एक है। आज कॉलेज का पहला दिन था। क्लासरूम के अंदर सभी लोग मस्ती कर रहे होते हैं। डंग जो कॉलेज में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और अपने गैंग के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। और तभी क्लासरूम में एंट्री होती है जून की, जो किसी की तरफ नहीं देखते हैं और जाकर सबसे पीछे वाली सीट पे बैठ जाते हैं। डंग उन्हें देखते हैं, नोटिस करते हैं और सोच रहे होते हैं कि मैं इससे कैसे बात करूं। लेकिन जून उन्हें तो जैसे किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर क्लास ओवर होने के बाद सभी लोग जब चले जाते हैं और डंग जब नीचे उतर रहे होते हैं तो स्टेयर्स के पास से उन्हें ऐसा लगता है कि शायद जून किसी से बात कर रहे हैं। लेकिन जब वो नीचे आकर देखते हैं तो जून के पास में कोई नहीं होता है, तो उन्हें लगता है कि शायद ये उनका वहम था। उसके बाद हम उन लोगों को हॉस्टल में देखते हैं जहाँ पे जूंग और डंग एक ही डॉर्म में रह रहे थे। अब डंग बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं पर जूंग किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देते हैं। बस इतना कहते हैं कि अपने काम से काम रखो और मुझसे जितना हो सके दूर रहा करो। अब डंग सोच रहे होते हैं कि इंटरेस्टिंग। और उसके बाद वो दोनों सोने चले जाते हैं। फिर रात के टाइम पे लगभग 12:30 बजे जूंग उठते हैं और बाहर वॉक कर रहे होते हैं। तभी डंग की नींद खुलती है क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जूंग किसी से बात कर रहे हैं। और जब वो रूम के बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं होता है। तो डंग को लगता है कि शायद ये खुद से ही बात कर रहा है और वो आकर वापस से सो जाते हैं। फिर उसके नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जब डंग की आंखें खुलती हैं, जूंग ऑलरेडी कॉलेज के लिए रेडी हो चुके थे और वो बस निकल रहे होते हैं। और इस टाइम पे डंग को वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। डंग हाय हेलो कुछ भी कह पाते उससे पहले ही जूंग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम उन सब लोगों को क्लासरूम में देखते हैं जहाँ पे उनके सीनियर्स आए होते हैं और वो लोग इन्हें बताते हैं कि किस तरह से इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं और ये सब क्लब्स हैं और तुम लोगों को पार्टिसिपेट करना होगा ताकि तुम्हें अच्छे ग्रेड्स मिलें। और इसके लिए तुम्हें ग्रुप्स में काम करना होगा। सीनियर्स की बात ख़त्म होने के बाद बाकी सब लोग तो ग्रुप बनाने में लग जाते हैं। डंग का तो ऑलरेडी ही एक ग्रुप था, लेकिन जून वो ना तो किसी की तरफ देखते हैं ना ही कुछ बोलते हैं, अपना बैग उठाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और डंग देख रहे होते हैं। फिर रात के टाइम में जब वो दोनों डॉर्म में होते हैं तो डंग उनसे बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन्हें बार बार पोक कर रहे होते हैं, उनसे कहते हैं कि तुम बात क्यों नहीं करते हो और अगर तुम ऐसे ही रहे तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे ग्रेड्स पे भी अफेक्ट करेंगी। तो जिस पे जुंग बोलते हैं मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ना कि अपने काम से काम रखा करो। और ऐसा कहकर वो वहाँ से उठकर चले जाते हैं शार लेने के लिए। डंग वेट कर रहे होते हैं कि जूंग बाहर आए तो मैं शार लेने जाऊं, पर वेट करते करते कब उनकी आंख लग जाती है उन्हें पता नहीं चलता है। उसके बाद दरवाजे के बंद होने की आवाज़ से उनकी नींद खुलती है तो वो देखते हैं कि आसपास रूम में जूंग नहीं है और वो दरवाज़ा खोल के बाहर देखते हैं तो जूंग कहीं जा रहे होते हैं। वो उनका पीछा करते हैं। तो जून ग्राउंड के एक पेड़ के पास रुक जाते हैं। वो वहाँ पे किसी से बात कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ भी साफ से दिखाई नहीं दे रहा होता है। तो डंग अपना फ़ोन निकालते हैं। वो सोचते हैं कि लाओ मैं इसे जूम करके रिकॉर्ड करता हूँ। लेकिन जब वो अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता। और जब वो फ़ोन नीचे रखते हैं और उस जगह पे देख रहे होते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। यहाँ तक कि जूम भी नहीं थे वहाँ पे। और उसके बाद जैसे ही वो पलटते हैं उनके सामने जूम खड़े होते हैं और वो उनसे कहते हैं मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मुझसे दूर रहा करो, और तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम मेरा पीछा करने लगे। इस टाइम पे जूंग बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और वो डंग का हाथ पकड़े होते हैं। ये सब कुछ इतना जल्दी जल्दी होता है कि डंग को कुछ भी समझ नहीं आता है, पर वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और वो जूंग से सिर्फ इतना कहते हैं मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। और जूंग भी उस टाइम पे होश में आते हैं और उसके बाद उनका हाथ छोड़ देते हैं। उसके बाद डंग और जूंग दोनों ही डंग का हाथ देखते हैं तो उस पर एक निशान बन गया था, एक लाइटनिंग का निशान। डंग कुछ भी नहीं कहते हैं और वहाँ से चुपचाप वापस से रूम में आ जाते हैं। थोड़ी देर वो खुद को शांत करते हैं और उसके बाद शार लेने जाते हैं। फिर शार लेके जब वो बाहर आते हैं और मिरर में खुद को देख रहे होते हैं तो उन्हें ऐसा फील होता है जैसे कि उनके आसपास कोई है, पर वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। डंग वापस आते हैं और आकर सो जाते हैं। फिर उसके नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि डंग आज जल्दी उठ गए थे क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और बहुत वीकनेस फील हो रही थी। फिर डंग जूंग के बेड की तरफ देखते हैं जो अभी भी खाली था। कल रात से अब तक जूंग वापस ही नहीं आए थे। फिर डंग उठते हैं, कुछ खाने की कोशिश कर रहे होते हैं पर वो पूरा वॉमिट कर देते हैं। उसके बाद वो रेडी होते हैं कॉलेज के लिए। लेकिन क्लासरूम के अंदर आज उनको इतना ज़्यादा अजीब फील हो रहा था कि वो बस अपना हेड डाउन करके बैठे होते हैं। फिर क्लासेस ख़त्म होने के बाद जब वो वापस लौट रहे होते हैं तो उन्हें अचानक से चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाते हैं।
उसके बाद उनके फ्रेंड्स उनको लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर्स पूरा चेकअप करने के बाद उन्हें एकदम नॉर्मल बताते हैं और डिस्चार्ज कर देते हैं। उसके बाद वो अपने रूम में सो रहे होते हैं और हल्की नींद में उन्हें ऐसा एहसास होता है कि शायद कोई है उनके पास में, पर वो पूरी तरह से होश में नहीं होते हैं। फिर उसके नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि आज डंग को थोड़ा बेहतर फील हो रहा होता है। फिर जब वो रेडी हो रहे होते हैं तो वो अपना हाथ देखते हैं, उनके हाथ पे अभी भी वो निशान था। उस निशान को देख के वो थोड़ा परेशान होते हैं और उसके बाद जब क्लासरूम में जाते हैं तो आज उन्हें जूंग दिखाई देते हैं। तो वो जूंग को पकड़ते हैं और खींच कर बाहर ले जाते हैं और उसके बाद अपना निशान दिखाते हुए पूछते हैं कि ये क्या है। तो जिस पे जूंग बहुत ही कोल्ड रिएक्शन देते हैं और कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझसे दूर रहा करो। तो जिस पे डंग बोलते हैं, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो तुम्हारी कही हुई हर बात को मानूंगा। तो जूंग अपना हाथ हटाते हुए उनको पकड़ते हैं और दीवार की तरफ पुश करते हुए पिन कर देते हैं और कहते हैं, तो क्या हो तुम। अब जूंग को इतना ज़्यादा क्लोज देख के डंग हड़बड़ा जाते हैं और वो जूंग को हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस टाइम पे उनकी बॉडी में इतनी ज़्यादा वीकनेस थी कि उन्हें चक्कर आता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद जूंग उन्हें उठाकर डॉम में वापस लेके आते हैं। फिर डंग को जब होश आता है और वो जूंग को अपने सामने देखते हैं तो कहते हैं, तुम क्या हो और ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। तो जूंग उनके बहुत ज़्यादा क्लोज आते हैं और जूंग को इतना पास आते देख डंग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तो जूंग उनके सर पे ऐसे मारते हुए कहते हैं, ये तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, और हाँ, ये खाना रखा है, इसे खा लो। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। डंग खाने की तरफ देखते हैं लेकिन अभी भी उन्हें वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा होता है, इसलिए वो कुछ भी नहीं खाते हैं। फिर रात के टाइम पे जब जूंग वापस आते हैं और देखते हैं खाना वैसे का वैसा ही पड़ा है, तो वो डंग को उठाते हैं और उनसे कहते हैं, मुझे पता था कि तुम खाना नहीं खाओगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ और लेके आया हूँ, और ये गरम गरम है तो अभी खा लो। लेकिन डंग उनकी बात नहीं सुन रहे होते हैं। तो जूंग खाने को टेबल पे रखते हैं और डंग को उठाते हैं और चेयर पे बिठा देते हैं। डंग उनसे कहते हैं, मुझे खाने का मन नहीं हो रहा है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। और इस टाइम पे जूंग खाना निकाल रहे होते हैं। डंग उनकी तरफ देखते हैं और सोच रहे होते हैं कि देखने में तुम कितने ज़्यादा सिंपल लगते हो, लेकिन तुम क्या हो मुझे नहीं समझ आ रहा है। तभी जूंग उनके पास आते हैं और कहते हैं, तुम्हें ये खाना पड़ेगा। पर डंग सीधे मना करते हैं। तो जूंग उनका फेस अपने तरफ करते हैं और डंग जब जूंग की आंखें देखते हैं तो वो एकदम ब्लैक होती हैं। और ये देखकर डंग कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं इससे डर जाऊंगा। तो जूंग कहते हैं, और तुम्हें डर नहीं लगता है। जिस पे डंग कुछ भी नहीं बोलते हैं। उसके बाद जूंग सामने बैठते हैं और खाना आगे करते हुए कहते हैं, खाओ इसे, क्योंकि इसे खाकर तुम्हें अच्छा फील होगा। पर डंग नहीं सुन रहे होते हैं, तो जूंग अपने हाथों से ही खिला रहे होते हैं उन्हें। फिर खाना खिलाने के बाद जूंग उन्हें कुछ मेडिसिन देते हैं और कहते हैं, तुम इन्हें खा लो, इससे तुम्हें थोड़ा अच्छा फील होगा। डंग बिना कुछ सवाल किए इस बार मेडिसिन खा लेते हैं और उसके बाद आराम करने लगते हैं। अगले कुछ दिनों तक जूंग डंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं और अब धीरे धीरे जूंग डंग के सामने थोड़ा और खुलने भी लगे थे। एक रात एक अजीब सी आवाज़ की वजह से डंग की नींद टूट जाती है और जब वो उठकर देखते हैं तो बगल में जूंग नहीं होते हैं। वो उठकर चारों तरफ चेक करते हैं पर जूंग कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे होते हैं। अब इस टाइम पे उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करें, तो वो जूंग को कॉल करके देखते हैं पर कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा होता है। और ऐसे ही पूरी रात निकल जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो कॉलेज जाते हैं और अजीब बात ये थी कि क्लासरूम में उन्हें जूंग दिखाई देते हैं। वो कोशिश कर रहे होते हैं जूंग से बात करने की, पर जूंग उनको पूरी तरह से अवॉइड कर रहे होते हैं। क्लासेस के बीच में भी डंग का पूरा ध्यान सिर्फ जूंग के ऊपर था। फिर सारी क्लासेस ख़त्म होने के बाद जब शाम में वो दोनों वापस हॉस्टल आते हैं, तब डंग जूंग को पकड़ते हैं और कहते हैं, तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो, मुझे तुम बताओगे कि कल आखिर क्या हुआ था, तुम कहाँ थे पूरी रात। जूंग एकदम से सिर्फ इतना जवाब देते हैं, तुम्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं है, और जाकर अपने बेड पे सो जाते हैं। डंग मन में सोच रहे होते हैं, जो भी कुछ है मैं इसके बारे में पता ज़रूर लगाऊंगा। फिर लगभग आधी रात में हम देखते हैं कि जूंग उठकर कहीं जा रहे होते हैं और आज डंग सोए नहीं थे, वो उनका पीछा करते हैं। फिर थोड़ी देर चलने के बाद जूंग एकदम से पलटते हैं और कहते हैं, तुम कब तक मेरा पीछा करोगे। ये सुनने के बाद डंग एकदम डर जाते हैं और बाहर आते हैं और वो कहते हैं कि क्या तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। जिस पे जूंग कहते हैं, चले जाओ यहाँ से। ऐसा कहते हुए वो आगे बढ़ जाते हैं। आगे एक रूम के सामने वो रुकते हैं और उस रूम का लॉक खुला देखकर वो कहते हैं, इस दरवाजे को तो बंद होना चाहिए था। तभी डंग उनके जस्ट बगल खड़े होते हैं और एकदम धीमे से कह रहे होते हैं, अगर इसे बंद होना चाहिए था तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो।
जूंग उनकी तरफ देखते हैं और इस टाइम पे उन दोनों का फेस एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज होता है। तभी उस दरवाजे के पीछे से कोई आवाज़ आ रही होती है, किसी के लंबे लंबे सांस लेने के और उस दरवाजे पे खरोशने के। अब ये सब सुनने के बाद डंग थोड़ा सा डर जाते हैं। जूंग डंग की तरफ देखते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं, खींचते हैं और उसके बाद धक्का देते हुए कहते हैं, जाओ यहाँ से जितना जल्दी हो सके और जितना दूर हो सके। धक्का देने की वजह से डंग ज़मीन पे गिर गए थे। तभी अचानक से उस कमरे का दरवाज़ा खुलता है और ऐसा लगता है कि जूंग को कोई वहाँ से खींच ले गया और दरवाज़ा बंद हो जाता है। डंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन वो लगातार दरवाजे को पीट रहे होते हैं, जूंग को बुला रहे होते हैं, पर वहाँ पे कोई हलचल नहीं होती है। डंग पूरी रात वहीं बैठकर वेट करते हैं, पर कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगली सुबह भी वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि शायद जूंग यहाँ से निकले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो वो सोचते हैं हो सकता है वो कॉलेज आया हो। वो भाग कर कॉलेज जाते हैं, पर वहाँ भी जूंग नहीं होते हैं। अगले कई दिनों तक वो जूंग को बहुत ढूंढते हैं हर जगह, पर जूंग कहीं भी नहीं थे। फिर एक रात डंग अपना मन बनाते हैं कि आज रात उस जगह पे मैं ठीक उसी टाइम पे जाऊंगा, क्या पता शायद कुछ मिल जाए। और डंग ऐसा ही करते हैं। वहाँ जाने के बाद वो वेट कर रहे होते हैं, कोई हलचल नहीं करते हैं, बस बैठे रहते हैं। फिर आधी रात के टाइम पे उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुलता है। डंग देखते हैं तो जूंग नीचे बैठे होते हैं। वो भागकर उनके पास जाते हैं, उनको पकड़ते हुए कहते हैं, जूंग तुम ठीक हो ना? जूंग की हालत इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर भी वो डंग से ये कहते हैं, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? मैंने तुम्हें कहा था ना यहाँ से चले जाओ। डंग उन्हें पकड़ते हुए कहते हैं, नहीं मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, और अगर जाऊँगा तो तुम्हें लेके जाऊँगा। तभी अचानक से जूंग की आंखें बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। फिर भी वो खुद को रोकते हुए कहते हैं, डंग जाओ यहाँ से, मैं ज़्यादा देर तक इसे कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। तभी वापस से जूंग की आंखें चेंज होती हैं और कोई एक अजीब सी आवाज़ आ रही होती है। जूंग वापस से कहते हैं, नहीं मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ढंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। वो जूंग से कहते हैं, तुम किससे बातें कर रहे हो? और अगर ये किसी तरह का मजाक है तो ये बहुत बुरा है। जिस पे जूंग कहते हैं, मैंने तुम्हें मना किया था, तुम्हें डर नहीं लगता है मुझसे? डंग उनको पकड़ते हैं और उनका फेस उठाते हुए उनकी आंखों में देखते हुए कहते हैं, नहीं मुझे तुमसे डर नहीं लगता है। थोड़ी देर के लिए वो दोनों एकदम शांत हो जाते हैं, बस एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और तभी अचानक से वो दरवाज़ा बंद होता है और जूंग कहते हैं, वो बाहर आ गया है। वो वो कौन? डंग पूछते हैं, पर जूंग तब तक बेहोश हो चुके थे। फिर डंग उनको वापस अपने रूम में लेके आते हैं और बेड पे सुला देते हैं और पूरी रात उनके बस बगल में बैठे रहते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जूंग उठते हैं एकदम नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। डंग ये देख के एकदम शॉक थे, पर वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। वो दोनों कॉलेज के लिए रेडी होते हैं और क्लासरूम आ जाते हैं। क्लासेस के बीच में भी डंग जूंग की तरफ देख रहे होते हैं और ये नोटिस करते हैं कि शायद जूंग जानबूझकर उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। फिर ढंग से नहीं रहा जाता है। वो जूंग के पास जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें नहीं लगता हमें बात करनी चाहिए? जिस पे जूंग कहते हैं, किस बारे में? तो डंग कहते हैं, इतने भोले मत बनो, हमें कल के बारे में बात करनी है। तो जिस पे जूंग कहते हैं, वो सारी बातें भूल जाओ और मुझसे जितना हो सके दूर रहो। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? डंग इन सब चीज़ों की वजह से इतना ज़्यादा इरिटेट होते हैं कि वो जूंग पर चिल्ला कर कहते हैं, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा है कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता? जब तुम मेरे आसपास नहीं होते हो तो मैं तुम्हें मिस करता हूँ। तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा ये चीज़ कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ? एक पल के लिए जो एकदम शांत हो जाते हैं, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए डंग को अपने से दूर करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगले कई दिनों तक जोंग डंग से दूर भाग रहे होते हैं, यहाँ तक कि वो रात में हॉस्टल में भी नहीं आते थे। और डंग इन सब की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। परेशान से ज़्यादा वो जूंग को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। एक दिन वापस से डंग जूंग को पकड़ते हैं और कहते हैं, तुम क्या समझते हो अपने आप को? तुम मुझे खुद से दूर कर रहे हो या खुद से भाग रहे हो? तुम्हें पता भी है? जिस पे जूंग कहते हैं, मेरे लिए भी ये सब आसान नहीं है, पर तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अगर तुम मेरे करीब आए तो वो तुम्हें भी खा जाएगा। और ऐसा कहकर वो वापस से वहाँ से चले जाते हैं। अब डंग सोच रहे होते हैं कि इसे क्या लगता है, अगर ये मुझे नहीं बताएगा तो मुझे कहीं से पता नहीं चलेगा। फिर वो फैसला करते हैं कि वो अपने दोस्तों की हेल्प लेंगे इसमें। उसके बाद वो अपने दोस्तों से सारी बात बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि ये उन्हीं की कहानी है। वो कहते हैं कि एक मेरा दोस्त है और उसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो जिस पे उनका एक दोस्त सजेस्ट करता है कि तुम्हें अगर कॉलेज के बारे में जानना है ना, तो उसके लिए सबसे अच्छी जगह है लाइब्रेरी। वहाँ पे कॉलेज की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ मिल जाएगी तुम्हें। डंग को भी ये एडवाइस बुरी नहीं लगती है, तो वो लाइब्रेरी जाते हैं और वहाँ पर स्कूल के बारे में बहुत सारी बुक्स होती हैं।
डंग सब लेकर बैठ जाते हैं और एक एक करके पढ़ने लगते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। उसके बाद वो और ढूंढ रहे होते हैं और फिर ऐसे ही वो न्यूज़पेपर सेक्शन में जाते हैं। फिर कुछ पुराने न्यूज़पेपर्स में जब वो देख रहे होते हैं तो एक हेडलाइन पढ़ के वो शॉक्ड होते हैं जिसमें लिखा होता है, स्टूडेंट फाउंड डेड इन हॉस्टल 10 years अगो। डंग जब उसे पूरा पढ़ते हैं तो उन्हें समझ आता है कि ये वही रूम है जहाँ पे जूंग जाते हैं, वही लॉक्ड रूम। फिर नीचे आगे लिखा होता है कि मरने से पहले स्टूडेंट बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रहा था। डंग सोच रहे होते हैं और अपने आप से कहते हैं कि क्या ये सब कुछ उस रूम से कनेक्टेड है। तभी उनके पीछे से एक आवाज़ आती है, तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए था। डंग डर के पीछे पलटते हैं तो वहाँ पे जूंग खड़े होते हैं। उनको देख के डंग फ्रस्ट्रेट होते हैं और गुस्सा भी करने लगते हैं। बोलते हैं, तुम मुझे सच क्यों नहीं बता देते। जूंग तो पहले एकदम शांत होते हैं और उसके बाद कहते हैं, आज से 10 साल पहले एक लड़का था जिसने कुछ ऐसा जगा दिया था जो अभी तक सोया नहीं, और उसने मुझे चुना है। मैं उसे कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, पर हर रात वो और भी ज़्यादा ताकतवर होता जा रहा है। तो डंग कहते हैं, और यही वजह है कि तुम अकेले रहते हो। जिस पे जूंग अपना सर हाँ में हिलाते हैं। लेकिन तभी डंग उनके क्लोज आते हुए कहते हैं, तुम्हें अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है। तुम समझ रहे हो मेरी बात। डंग को इतना ज़्यादा क्लोज देखकर जूंग थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, लेकिन फिर पीछे हटते हुए कहते हैं, है मुझे अकेले ही रहने की ज़रूरत है, और तुम क्यों नहीं समझ रहे हो। तो डंग बोलते हैं, मैं समझ रहा हूँ पर तुम नहीं समझ रहे हो मेरी क्या हालत है। तो जिस पे जूंग कहते हैं, संभालो खुद को और समझो, जब वो कंट्रोल ले लेता है तो मुझे नहीं समझ में आता है कि कौन मेरे सामने है, और मैं कुछ भी गलत कर देता हूँ। तुम समझ नहीं रहे हो डंग, मैं तुम्हें भी हर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है। ऐसा कहते हुए जूंग एकदम से टूट जाते हैं। तभी वहाँ पे मौसम ख़राब होने लगता है, बहुत तेज़ से बारिश होने लगती है और जूंग डंग खड़े होते हैं। डंग उनके पास आते हैं और कहते हैं, मैं सब समझ रहा हूँ लेकिन मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। जूंग उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम इतने ज़िद्दी क्यों हो डंग। तो जिस पे डंग स्माइल करते हुए कहते हैं, अगर तुम्हें ये जानना है तो तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा, समझे। तो जिस पे जूंग कहते हैं, तुम्हें मेरे पास नहीं आना चाहिए। तो डंग थोड़ा सा चेयरफुल होते हुए कहते हैं, मैं तो आऊँगा। अब ये सब देख के जूंग भी स्माइल कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से जूंग एकदम सीधा खड़े हो जाते हैं। उनकी धड़कनें तेज़ हो जाती हैं और वो लंबी लंबी सांस लेने लगते हैं। उनकी आंखों का भी कलर चेंज होने लगता है और वो खुद से कह रहे होते हैं, नहीं अभी नहीं। ऐसा लग रहा था कि जूंग अपने आप से लड़ रहे हैं लेकिन संभाल नहीं पा रहे हैं। तो वो डंग का शोल्डर पकड़ते हैं और उनसे कहते हैं, डंग भागो यहाँ से। जिस पे डंग बोलते हैं, नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन तभी अचानक से जूंग पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं, उनकी आवाज़ चेंज हो जाती है और वो कह रहे होते हैं, तुम गलत जगह आ गए। और तब डंग को समझ आता है कि ये जूंग तो नहीं है। मतलब ये बॉडी जूंग की है पर इसके अंदर जूंग नहीं है। वो मॉन्स्टर जो जूंग के अंदर था वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है डंग की तरफ, और डंग धीरे धीरे पीछे हटते जा रहे थे। फिर वो डंग को पकड़ कर कहता है, तो तुम ही हो जो इसे बदल रहे थे। डंग डरते नहीं है और उससे पूछते हैं, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए हमसे। जिस पे वो स्माइल करते हुए कहता है, हमसे तुम और ये एक कब हो गए। इंटरेस्टिंग। तभी जूंग उसके अंदर से लड़ते हुए बोल रहे होते हैं, डंग रुको मत यहाँ पे, भागो यहाँ से। लाइट्स फ्लिकर कर रही होती हैं, जूंग इस तरह से चेंज हो रहे होते हैं और डंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तभी वो एंटिटी वापस से डंग की तरफ आती है और कहती है, तुम डर नहीं रहे। जिस पे डंग बोलते हैं, जूंग को छोड़ दो, तुम्हें क्या चाहिए बताओ तो। वो एंटिटी हंसते हुए कहती है, तुम मुझे क्या दोगे। तुम जैसे लोग बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन टूटते सबसे पहले हैं। ऐसा कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तभी एक पल के लिए ऐसा लगता है कि जूंग वापस आ गए और बोलते हैं, तुम मत सुनो इसकी डंग। लेकिन अगले ही पल वो एंटिटी वापस आ जाती है और वो डंग के एकदम करीब आकर उनको दीवार से लगा देते हैं, उनका गला पकड़ लेते हैं। तो डंग सिर्फ इतना कहते हैं, जूंग प्लीज़ ऐसा मत करो। एक सेकेंड के लिए वो एंटिटी हेजिटेट करती है, ऐसा लगता है कि शायद जूंग अंदर कहीं से सुन रहे हैं, और वो इतना कहते हैं, भाग जाओ। लेकिन अगले ही पल वो एंटिटी वापस से डंग का गला खूब कस के पकड़ लेती है और कहती है, मुझसे बचकर कहाँ जाओगे। तभी डंग जूंग का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा जूंग। जिस पे वो मॉन्स्टर बोलता है, अच्छा तो तुम्हें मरने का शौक है। जिस पे डंग बोलते हैं, अगर मैं आज यहाँ से चला गया तो जूंग अकेला रह जाएगा, इसलिए मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा ताकि जूंग को यकीन हो जाए कि मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा।
ये बात सुनने के बाद अंदर से जूंग लड़ रहे होते हैं और डंग बोल रहे होते हैं, तुम अकेले नहीं हो, समझ रहे हो ना मेरी बात? जूंग, तुम मुझे सुन रहे हो ना? तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ। मैं हमेशा हूँ तुम्हारे साथ। ऐसा कहते हुए डंग उनके फेस को पकड़ लेते हैं और उसके बाद अपने फोरहेड से उनके फोरहेड को टच कर रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं और जूंग रोते हुए कह रहे होते हैं, डंग दूर जाओ, मैं तुम्हें हर्ट कर दूंगा और मैं ऐसा नहीं करना चाहता। डंग उन्हें हक करते हुए कहते हैं, तुम कुछ भी कहो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उसके बाद वो दोनों वहीं बैठ जाते हैं। डंग जूंग के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं और जूंग भी डंग को बस देख रहे होते हैं बहुत प्यार से और उनसे पूछते हैं, तुम क्यों नहीं गए डंग? जिस पे डंग बोलते हैं, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझसे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है। वो जूंग को चेयर अप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जूंग भी हल्की से स्माइल करते हैं और उनकी तरफ देख रहे होते हैं। तभी अचानक से जूंग कहते हैं कि ये क्या है? डंग उनसे पूछ रहे होते हैं कि क्या हुआ? तो जूंग उन्हें पीछे देखने के लिए कहते हैं। डंग के पीछे वही एंटिटी खड़ी होती है। डंग जब पीछे देखते हैं तो वो एंटिटी उन दोनों को वॉर्न करके वहाँ से गायब हो जाती है। जूंग कहते हैं, तुमने देखा वो तुम्हारे पीछे खड़ा था? तो जिस पे डंग बोलते हैं, हाँ मैंने देखा। और क्या अब तुम मुझे सच्चाई बताओगे जूंग? जिस पे जूंग वहीं बैठ जाते हैं और डंग भी उनके बगल बैठते हैं। उसके बाद जूंग बोलना शुरू करते हैं कि आज से 10 साल पहले एक स्टूडेंट यहाँ रहा करता था और उसका नाम था फुविन। वो ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता था, हमेशा अपने में रहा करता था, इसलिए कुछ लोग उसे बुली करते थे। लेकिन एक लड़का था जो उसका हमेशा साथ देता था और उसका नाम था पॉन्ड। वो दोनों साथ में बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन शायद लोगों से देखा नहीं गया। लोग उन लोगों को परेशान करने लगे, टीज़ करने लगे और ये सब कुछ फुविन देख नहीं पाया। एक दिन उसने अपने आप को इस कमरे में बंद कर लिया और कभी इस कमरे से बाहर ही नहीं आया। ये सब सुनने के बाद डंग उनसे पूछते हैं, और तुम्हें ये सब किसने बताया? जिस पे जून कहते हैं, वो मेरा भाई था। उसने कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स हमसे शेयर नहीं करी, सब कुछ अकेले ही झेलता रहा और एक दिन सब कुछ ख़त्म हो गया। जिस पे डंग कहते हैं, और अब वो तुमसे क्या चाहता है? जिस पे जून कहते हैं, मुझे नहीं पता। तो डंग पूछते हैं, तो फिर वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? जिस पे जून कहते हैं, मुझे नहीं पता, शायद इसलिए क्योंकि मैं भी उसी की तरह हूँ, हमेशा अकेले रहता हूँ और ज़्यादा लोगों से बात भी नहीं करता। जिस पे डंग उनके क्लोज आते हुए कहते हैं, तुम पागल हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है जून, तुम अकेले थे पर अब अकेले नहीं हो। तो जून कहते हैं, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए, मैं खतरनाक हूँ। जिस पे डंग उनका हाथ पकड़कर उन्हें खींचते हुए कहते हैं, सीरियसली जून, तुम्हें सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है? जून पीछे हटने की कोशिश करते हैं पर डंग उन्हें जाने नहीं दे रहे होते हैं और कहते हैं, मुझसे भागना बंद करो। जिस पे जून कहते हैं, तुम समझ नहीं रहे हो, ये सब बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तुम्हें डरना चाहिए। तो जिस पे डंग कहते हैं, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं तुम्हारे बिना डर लगता है, मैं नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे बिना। जूंग डंग की तरफ देख रहे होते हैं और उसके बाद उन्हें हक कर लेते हैं और उनसे कहते हैं, तुम क्यों हो मेरे साथ? तो डंग कहते हैं, क्योंकि मैं रहना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद जूंग उनको और टाइटली हक कर रहे होते हैं और डंग भी। उसके बाद जूंग उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, और अगर मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया तो? जिस पे डंग बोलते हैं, तो भी मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसके बाद जूंग आगे बढ़ते हैं और डंग को किस कर लेते हैं। डंग भी बदले में उन्हें किस कर रहे होते हैं और तभी अचानक से उस रूम की खिड़की का ग्लास टूटता है। वो दोनों उस तरफ देखते हैं तो वो एंटिटी वापस आ गई थी और वो हंसते हुए कह रही थी, अरे वाह, तुम दोनों तो कुछ ज़्यादा ही प्यार में हो, इतना ज़्यादा कि मुझे ही भूल गए। डंग जूंग के आगे आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे पता है तुम कौन हो, फुविन। जिस पे वो एंटिटी वापस से हंसते हुए कहती है, क्या? ये कौन है? कहीं तुम उस लड़के की बात तो नहीं कर रहे हो जो यहाँ रहा करता था? क्या बोला तुमने? फुविन। हाँ, यही नाम तो था। वो तो सिर्फ एक प्यादा है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? जूंग ये सब देख रहे होते हैं और इतना सुनते ही डंग को पीछे खींच लेते हैं और उस मॉन्स्टर से कह रहे होते हैं, दूर रहो इससे। जिस पे वो एंटिटी वापस से हंसते हुए कहती है, जूंग तुम तो सिर्फ एक दरवाज़ा थे, देखो मुझे, अब मैं बाहर हूँ। उसके बाद वो डंग की तरफ मुड़ता है और कहता है, और तुम इसकी सबसे बड़ी वीकनेस हो। तो इसका ये मतलब है कि अगर मुझे वापस से जूंग पर कब्जा करना है तो तुम्हें तोड़ना होगा। जूंग डंग को पीछे की तरफ खींच रहे होते हैं लेकिन डंग बिल्कुल भी नहीं हिलते हैं और तभी अचानक से खूब तेज़ हवा चलने लगती है, लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं
अचानक से सारी लाइट गायब हो जाती है, पूरे रूम में अंधेरा होता है और एक आवाज़ होती है। जूंग बार बार डंग को बुला रहे होते हैं और उसके बाद जब कमरे में रोशनी वापस आती है तो वहाँ पर ना डंग होते हैं और ना ही वो एंटिटी। जूंग चारों तरफ देख रहे होते हैं, डंग का नाम बार बार चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन डंग वो कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। जूंग एकदम से टूट जाते हैं और रोने लगते हैं और कहते हैं, डंग कहाँ हो तुम? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। मैं क्या करूँ? तुम्हें कैसे बचाऊँ? कहाँ खोजूँ तुम्हें? टिटी की आवाज़ आती है, अभी तो गेम शुरू हुआ है। उसके बाद जूंग चिल्लाने लगते हैं, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, डंग को छोड़ दो, प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उसको जाने दो। लेकिन अब वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं आती है, कुछ भी नहीं, एकदम सन्नाटा होता है। जूंग अपने आप से कहते हैं, मैं क्या करूँ? मैं कैसे वापस लाऊं डंग को? ऐसा कहते हुए वो डंग का नाम लेकर वहाँ ज़ोर ज़ोर से रो रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम डंग को देखते हैं, एक अंधेरी सी जगह में, जहाँ वो एक चेयर पे चेन से बंधे होते हैं। और जब हल्की हल्की उनकी आँख खुलती है तो वो बोलते हैं, जूंग, जूंग कहाँ हो तुम? तभी उनके पीछे से एक आवाज़ आती है, तुम उसे ढूंढ रहे हो? डंग पीछे देखते हैं तो कोई नहीं होता है। उसके बाद जब वो आगे देखते हैं तो वो एंटिटी उनके एकदम सामने खड़ी होती है। तुम कौन हो? डंग उससे पूछते हैं, जिस पे वो कहता है, मेरी कहानी तो 400 साल पुरानी है, उसे छोड़ो, तुम बताओ, तुम आखिर जून के क्या लगते हो? जिस पे डंग बोलते हैं, मैं उसका दोस्त हूँ। तो वो एंटिटी हंसती है और कहती है, दोस्त? झूठ बोल रहे हो मुझसे? मैं बताता हूँ, तुम उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी हो, क्योंकि वो तुमसे प्यार जो करने लगा है। ये सुनने के बाद डंग बोलते हैं, हाँ तो क्या? जिस पे वो एंटिटी बोलती है, तो अगर मुझे वापस से जूंग पे कंट्रोल चाहिए तो तुम्हारा इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद डंग कहते हैं, लेकिन क्यों क्यों तुम्हें जूंग चाहिए? जिस पे वो एंटिटी चिल्लाते हुए कहती है, क्योंकि उसके परिवार ने मेरी खुशियाँ छीनी है, तो मैं उसे कैसे खुश रहने दे सकता हूँ? डंग इससे पहले कुछ और पूछते, वो एंटिटी वहाँ से गायब हो जाती है। इधर हम जून को देखते हैं, जो रोते रोते अपने घुटनों पे बैठ जाते हैं और कहते हैं, प्लीज़ उसे कुछ मत करना। और तभी वो एंटिटी जून के सामने आती है। ओहो जून, इतना ज़्यादा प्यार? चलो कोई नहीं, अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो अपने ऊपर से ये कंट्रोल हटा दो, मतलब अपने आप को मेरे हवाले कर दो। ऐसा कहते हुए वो एंटिटी स्माइल कर रही होती है। जून कहते हैं, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं किसी को दोबारा से नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तो जिस पे वो एंटिटी कहती है, ठीक है देख लो, या तो तुम या तो वो। जूंग एकदम चुप हो जाते हैं और सोचने लगते हैं, डंग, मैं क्या करूं? इधर वो एंटिटी वापस से डंग के पास आती है और कहती है, देखा, वो तुम्हें बचाने नहीं आएगा। जिस पे डंग बहुत वीकली स्माइल करते हैं और कहते हैं, वो ज़रूर आएगा। तो एंटिटी कहती है, अभी भी इतना भरोसा? जिस पे डंग कहते हैं, मुझे पता है वो ज़रूर मुझे बचाने आएगा, क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं सकता जैसे मैं उसे नहीं छोड़ सकता। जिस पे वो एंटिटी कहती है, ओहो, कितना गहरा प्यार है तुम दोनों का। जिस पे डंग फ्रस्ट्रेट होकर कहते हैं, तुम्हें कैसे पता होगा? तुम्हें क्या पता कि प्यार की क्या कीमत है, क्योंकि तुम्हारे पास तो कभी कोई रहा ही नहीं। डंग की ये सारी बातें सुनकर वो एंटिटी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और हमें कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पे वो एंटिटी किसी के साथ बहुत ज़्यादा खुश होती है। वापस से वो एंटिटी डंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, हाँ, नहीं रहा कोई मेरे पास, क्योंकि इन लोगों ने उसे मेरे साथ रहने ही नहीं दिया। और मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा कि जूंग भी अकेला रहे, तड़पे मेरी तरह। इधर हम जूंग को देखते हैं, उसी दरवाजे के सामने वो खड़े होकर सोच रहे होते हैं, अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो डंग को मैं खो दूंगा। इसके लिए मुझे अपने आप को उसके हवाले करना पड़ेगा और मैं उसके लिए तैयार हूँ। ऐसा कहते हुए जूंग दरवाज़ा खोलते हैं। अंदर वही एंटिटी बहुत ज़ोर से हंस रही होती है। वो कहती है, आ गए तुम? जिस पे जूंग कहते हैं, हाँ, मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम्हें जो भी कुछ करना है मेरे साथ करो, लेकिन उसे जाने दो। जिस पे वो एंटिटी कहती है, ठीक है, जैसा तुम कहो। और उसके बाद सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। फिर वही एंटिटी डंग के पास आती है और कहती है, वो देखो, तुम्हारा हीरो आ रहा है। जूंग डंग के सामने खड़े होते हैं और तभी अचानक से जब वो ऊपर देखते हैं तो उनकी आंखें पूरी काली होती हैं। वो जूंग नहीं थे। डंग लगातार जूंग को आवाज़ दे रहे थे पर वो सुन नहीं रहे थे। वो धीरे धीरे डंग के पास आते हैं और एकदम पास आकर बैठ जाते हैं। डंग कहते हैं, जूंग तुम लड़ सकते हो। जूंग जिसका कुछ भी जवाब नहीं दे रहे होते हैं। फिर वो डंग को चेयर से खोलते हैं और दीवार से लगा देते हैं और उनके चेहरे को बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं। फिर उनसे कहते हैं, तो तुम्हें डर लग रहा है? जिस पे डंग कहते हैं, तुम क्या बात कर रहे हो जूंग, मुझे तुमसे क्यों डर लगेगा?
फिर जूंग अपना चेहरा उनके और पास ले आते हैं और पूछते हैं अब। जूंग को अपने इतना ज़्यादा क्लोज देख के डंग की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। जूंग डंग की आंखों में देख रहे होते हैं। डंग उनसे कहते हैं जूंग मुझे पता है तुम मुझे सुन सकते हो। जूंग और कस के डंग का हाथ पकड़ते हैं और कह रहे होते हैं भूल जाओ उसे। डंग उनकी आंखों में देख कर कहते हैं नहीं कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। जूंग धीरे धीरे अपना फेस डंग के फेस के और ज़्यादा करीब ले आ रहे होते हैं। बस कुछ इंचेस की ही दूरी थी। डंग बोलते हैं जूंग, और ऐसा कहने के बाद वो जूंग को किस करने लगते हैं। जूंग उनका हाथ छोड़ देते हैं और पीछे हटकर कहते हैं तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो। जिस पे डंग कहते हैं मैं तुम्हें वापस ला रहा हूँ। और वो वापस से जूंग को अपनी तरफ खींचते हैं और किस करने लगते हैं। जूंग फिर से खुद को हटाते हैं और उसके बाद अपना सर पकड़ लेते हैं। और वो डंग से कह रहे होते हैं कि डंग दूर रहो मुझसे। डंग उनको पकड़ते हैं, उनका फेस अपने हाथ में लेते हैं और कहते हैं जूंग देखो मेरी तरफ, मैं यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं गया, अब तुम वापस आ जाओ। ऐसा कहते हुए वो जूंग को खूब कस के पकड़ लेते हैं। जूंग अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं। उनसे कह रहे होते हैं कि ये मैं नहीं हूँ और मैं तुम्हें हर्ट कर दूंगा। जिस पे डंग कहते हैं नहीं, बस तुम एक बार मुझे पकड़ लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी तरह जूंग अपने आप को संभालते हैं और डंग को कस के पकड़ लेते हैं। पर तब भी चीज़ें शांत नहीं हो रही होती हैं तो डंग जूंग का फोरहेड अपने फोरहेड से टच करते हैं। जूंग की पूरी बॉडी कांप रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। और उसके बाद डंग जूंग का फेस ऊपर की तरफ उठाते हैं तो जूंग नॉर्मल हो गए थे, लेकिन उनकी आंखों से आंसू आने लगता है। जूंग कहते हैं कि क्या तुम पागल हो। जिस पे डंग कहते हैं हाँ बिल्कुल तुम्हारे लिए। जूंग एक हल्की सी स्माइल करते हैं, फिर डंग को पकड़ते हैं और उन्हें किस करने लगते हैं। इस टाइम पे जूंग सोच रहे होते हैं कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे रहता। और ऐसा सोचते हुए वो धीरे धीरे अपना हाथ डंग के वेस्ट की तरफ लेके जाते हैं और उन्हें कस के पकड़ लेते हैं। और वो लोग एक दूसरे में खोए हुए होते हैं। तभी जूंग अपने आप को पीछे हटाते हैं और कहते हैं डंग मैं तुम्हें खो नहीं सकता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ डंग। तो डंग स्माइल करते हुए कहते हैं हाँ मुझे पता है। फिर जूंग उससे पूछते हैं और तुम। तो डंग कहते हैं तुम पागल हो, तुम्हें क्या लगता है मैं क्यों यहाँ पे हूँ। और अगर सच में तुम सुनना चाहते हो तो हाँ, मैं भी तुमसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता हूँ। डंग की ये सारी बातें सुनने के बाद जोंग स्माइल कर रहे होते हैं और उसके बाद वापस से वो डंग को अपनी तरफ खींच के किस करने लगते हैं। और उन्हें किस करते हुए वो दरवाजे की तरफ लीन हो रहे होते हैं। फिर अचानक से जूंग दरवाज़ा खोलते हैं और डंग को बाहर की तरफ धक्का दे देते हैं। डंग कुछ समझ नहीं पाते हैं। वो जूंग से पूछते हैं तुम ये क्या कर रहे हो। जिस पे जूंग कहते हैं मुझे माफ़ कर देना और हाँ आई लव यू। ऐसा कहते हुए वो दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। बाहर से डंग दरवाज़ा पीट रहे होते हैं और लगातार जूंग को आवाज़ लगा रहे होते हैं। इधर जूंग अपने आप में सोच रहे होते हैं कि मुझे पता है ये सब अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मुझे उससे लड़ना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए वो उस एंटिटी को आवाज़ लगाते हैं। उसे कहते हैं कि देखो मैं आ गया, और अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। वो एंटिटी जूंग के एकदम सामने आती है और उसके बाद जूंग को वहाँ से उठाकर कहीं ले जाती है। इधर डंग ज़ोर ज़ोर से रो रहे होते हैं, पर उन्हें पता था कि ऐसे बैठने से या रोने से कोई काम नहीं होने वाला है। उसके बाद वो उठते हैं और जाते हैं जूंग के फैमिली से मिलने, क्योंकि उन्हें याद था कि एंटिटी ने कहा है ये सब कुछ जूंग की फैमिली से रिलेटेड है। जूंग की फैमिली ने ही कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है जूंग के साथ। जूंग के फादर को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, और जूंग की मॉम को भी इस बारे में कोई आइडिया नहीं रहता है। डंग उनसे फूविन के बारे में पूछते हैं। जूंग की मॉम डंग को कुछ बताती हैं और एक एड्रेस देती हैं। और उसके बाद डंग उस घर के सामने होते हैं। उसके बाद वो डोरबेल प्रेस करते हैं, फिर दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पे खड़े होते हैं पॉन्ड, जो कि फूविन के बॉयफ्रेंड थे। डंग उन्हें बताते हैं कि मैं जूंग का बॉयफ्रेंड हूँ, जो कि फूविन के भाई हैं। और उसके बाद वो फूविन के बारे में पूछ रहे होते हैं, जिस पे वो बताते हैं कि फूविन ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। क्लास में भी वो ज़्यादातर अपने में ही रहता था। एक दिन एक ग्रुप असाइनमेंट में हम साथ में थे, उसने मेरी बहुत सारी हेल्प करी और मुझे वो अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे इतना ज़्यादा अच्छा लगने लगा कि मैं उसके बिना रह ही नहीं पाता था। और ये चीज़ मैंने उसे बताई कि मैं उसे पसंद करता हूँ, पर उसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। उसे पता नहीं किस बात का डर था। और उसके बाद उसने मुझसे मिलना भी बंद कर दिया। ना वो मेरे कॉल्स उठाता, ना मुझे मैसेज पे बात करता, कुछ भी नहीं। मैंने उससे मिलने की बहुत कोशिश करी, पर मुझे ये पता चला कि उसने स्कूल छोड़ दिया है। पर मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मैं एक आखिरी बार उससे बात करना चाहता था। इसलिए मैं उसके घर गया, पर मुझे पता चला कि वो घर पे नहीं रहता है, वो स्कूल के ही हॉस्टल में रहता है। तो मैं हॉस्टल में गया। फिर मुझे फुविन मिला,
पर वो मुझसे बात करने के लिए ही रेडी नहीं था। उसने बस मुझसे यही कहा कि मैं उससे दूर रहूं, अगर मैं उसके पास गया तो कोई है जो मुझे हर्ट कर देगा। और उसने मुझे एक लेटर दिया, साथ ही ये कहा कि मैं इसे कभी ना खोलूं जब तक कि कोई उसके बारे में पूछने ना आए। और ये भी बोला कि अगर मैं दोबारा उसके पास आया तो वो अपने आप को हर्ट कर लेगा। इस वजह से मैं वहाँ से चला आया और दोबारा कभी वहाँ नहीं गया। तो जिस पे डंग पूछते हैं कि क्या वो लेटर है आपके पास, तो जिस पे बॉन्ड बोलते हैं इस बात को 10 साल हो गया है पर मैंने अभी तक उसको रखा है। फिर वो लेटर निकाल के वो डंग को देते हैं। डंग उसे खोलते हैं तो उसमें एक एड्रेस लिखा होता है। और उसके बाद वो दोनों उस जगह पे जाते हैं। वो एक पुराना सा मंदिर था और वहाँ पे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। डंग और पॉन्ड इधर उधर देख रहे होते हैं। फिर वहाँ पे एक बूढ़ा सा आदमी बैठा होता है। पॉन्ड और डंग उसके पास जाते हैं और उससे उस जगह के बारे में पूछ रहे होते हैं, जिस पे वो बताता है, मुझे पता था कि कभी ना कभी कोई तो ज़रूर आएगा उसके बारे में पूछने के लिए, चलो अंदर चलो। उसके बाद वो उन लोगों को घर के अंदर लेके जाता है। फिर ज़मीन के अंदर से एक बॉक्स निकालता है और उसमें बहुत ही पुरानी कुछ किताबें थीं और कुछ अलग कलर के स्टोन्स थे। एक खंजर था जो लाल कपड़े में लाल धागे से बंधा हुआ था। वो सारी चीज़ें डंग को देता है और कहता है ये तुम्हारी अमानत है। डंग उसको लेते हैं और उन किताबों को खोलकर देखने लगते हैं, पर वो इतनी पुरानी लिखावट की थी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है। और इस बारे में वो उस बूढ़े आदमी से पूछते हैं, जिस पे वो कहता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन हाँ, गांव में एक घर ऐसा है जिनको ये भाषा पढ़ना और लिखना दोनों आता है, क्योंकि ये किताबें उनके ही पूर्वजों ने लिखी हैं। डंग थोड़ा खुश होते हैं कि चलो कोई तो मिला, कोई तो हल सामने आया। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी उन दोनों को उस घर पे लेके जाता है। फिर वहाँ पे उन्हें डंग के उम्र का ही एक लड़का दिखता है जिसका नाम होता है स्काई। वो आदमी स्काई को बताता है सारी चीज़ें और उसके बाद स्काई डंग के हाथों से किताबें ले लेते हैं। फिर बहुत ध्यान से उन सबको देख रहे होते हैं और उसके बाद पहली किताब निकालते हैं और उसे पढ़ने लगते हैं। पढ़ने के बाद में वो डंग से सिर्फ एक बात कहते हैं कि सबसे पहले तुम्हें उस इंसान को यहाँ लेकर आना होगा जिस पर उस आत्मा ने कब्जा किया हुआ है। डंग सोच में पड़ जाते हैं क्योंकि उनके सामने ही तो जून गायब हो गए थे और उनको ढूंढने के लिए ही तो वो ये सब कर रहे थे। आगे स्काई उन्हें एक कपड़ा और एक सफ़ेद धागा देते हुए कहते हैं, ये कपड़ा और ये धागा तुम्हारी हेल्प करेगा। उसके बाद वो उस धागे को डंग के हाथ में बांध देते हैं। फिर इधर डंग उस कमरे के सामने जब खड़े होते हैं तो उन्हें वो सारी चीज़ें याद आ रही होती हैं। फिर वो धीरे से दरवाजे को हाथ लगाते हैं और दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। चारों तरफ बहुत बुरा अंधेरा था। डंग फिर भी आगे बढ़े जा रहे थे। वो चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, पर ऐसा लग रहा था जैसे इस कमरे का कोई अंत ही नहीं है। ये इतना बड़ा कमरा और आगे कुछ भी दिखाई भी नहीं दे रहा था। फिर भी डंग चले जा रहे थे। डंग को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करें, क्योंकि वो लगातार चले जा रहे थे, जूम को आवाज़ लगा रहे थे, पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो वो धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और खुद को शांत करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो वही कपड़ा अपने आँख पे बांध लेते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। और लगातार जूं को आवाज़ लगाए जा रहे थे, तभी अचानक से उन्हें एक धीमी सी आवाज़ सुनाई देती है, ढंग। ढंग खुद को संभालते हैं, जूं क्या ये तुम हो? ऐसा कहते हुए वो आगे बढ़े जा रहे थे। उन्हें वापस से जूं की आवाज़ सुनाई देती है, ढंग मैं इधर हूँ। ढंग उसी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं और उनके हाथ से जूं का हाथ टच होता है। वो अपनी आंखों पे से वो पट्टी हटाते हैं और उनके सामने सच में जूं थे, लेकिन उनकी हालत बहुत ख़राब थी, इतनी कि वो ढंग से बोल भी नहीं पा रहे थे। ढंग उनको सहारा देते हुए उठाते हैं और उन दोनों के हाथ पे वही कपड़ा बांधते हैं और उसके बाद उनको उस कमरे से बाहर लेके आते हैं। फिर ड्राइव करके वो उनको उसी गांव लेके आते हैं जहाँ पे जूंग के मॉम डैड, वो बाबा, स्काई और पॉन्ड उनका वेट कर रहे होते हैं। जूंग अपने पेरेंट्स को देखने के बाद कहते हैं कि क्या सच में आपको नहीं पता है, क्योंकि उस आत्मा ने कहा था कि ये सब कुछ हमारी फैमिली से रिलेटेड है और उसने हमारी फैमिली में किसी को नहीं छोड़ा। क्या ऐसा कुछ है जो आप लोगों ने मुझे नहीं बताया? जिस पर जूंग के डैड बताते हैं कि हम तुम्हारे असली मॉम डैड नहीं हैं, बल्कि मैं तुम्हारे डैड का बेस्ट फ्रेंड था। जब फुविन 10 साल का था और तुम 3 साल के, उसी टाइम पे एक रोड एक्सीडेंट में तुम्हारे मॉम डैड की डेथ हो गई थी। हम दोनों के कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए हम दोनों ने तुम दोनों को अपना लिया था और इस तरह से हमारी फैमिली पूरी हो गई थी। मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें ये पहले बता देना चाहिए था। जून कुछ भी नहीं बोलते हैं, उन्हें ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही होती हैं। इधर स्काई वो सारी किताबें पढ़ रहे होते हैं। फिर वो बताते हैं कि ये किताबें एक तरह से जून के फैमिली की डायरी हैं,
वो लोग इसे बोलते थे और मेरे फैमिली वाले इसे लिखते थे। तो इसमें जूंग तुम्हारे फैमिली की पूरी कहानी लिखी हुई है। और उसके बाद वो कहानी पढ़ के बताते हैं कि आज से 400 साल पहले इस गांव के हेड जूंग की फैमिली वाले थे। और इसी गांव में 2 लड़के रहा करते थे जो साथ खेलते, साथ घूमते और धीरे धीरे साथ में बड़े भी हो रहे थे। और उन लोगों को पता नहीं चला कि कब उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। उस जमाने के लोग इतने खुले विचारों वाले नहीं थे कि उनका प्यार समझ पाते। तो गांव वालों ने उन दोनों को पकड़ा और जूंग के फैमिली के सामने लेके आए, जहाँ पे वो लड़का अपना नाम बताता है कि मेरा नाम ऊ है और मैं इससे यानी कि बूम से प्यार करता हूँ। और हमें छोड़ दीजिए, हम इस गांव से बहुत दूर चले जाएंगे, कभी इसके पास नहीं आएंगे। बस हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, हम साथ में खुश हैं। पर जून की फैमिली नहीं मानी। उन लोगों ने ऊ बूम को सज़ा सुनाई। सज़ा ये थी कि उन दोनों को पेड़ से बांधकर तब तक मारा जाएगा जब तक उनके दिमाग से ये प्यार का भूत नहीं उतर जाता, या वो दोनों इस बात पे राज़ी नहीं हो जाते कि वो अब एक दूसरे से दोबारा नहीं मिलेंगे। पर ऊ बूम अपने बात पे अड़े रहे। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहे और मार खाते रहे। पर बूम ज़्यादा देर तक ये सारी चीज़ें सह नहीं पाए। उनकी डेथ हो गई ऊ की आंखों के सामने। उन्हें ये सारी चीज़ें देखी और मरने से पहले जूंग की फैमिली को श्राप दिया कि तुम्हारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और ये देखने के लिए मैं यहीं रहूँगा, क्योंकि मैं खुद अपने हाथों से ये सब कुछ करूँगा। तुम्हारे परिवार में कभी कोई भी खुश नहीं रहेगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने भी अपनी आखिरी सांस ली और गांव वालों ने उन दोनों को एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया। कभी उन दोनों की कोई इज्जत नहीं करी और इसी वजह से ऊ ने अपना बदला लिया जूंग की फैमिली से। उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा। अब सिर्फ जूंग बचे हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद स्काई सारी किताबें रख देते हैं और बाकी सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। फिर डंग पूछते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करना है? तो स्काई बताते हैं ऐसा कुछ भी इसमें नहीं लिखा हुआ है। वो लोग थक हार कर बैठ जाते हैं कि हमने जहाँ से शुरू किया था वहीं आकर बैठ गए, हमारे हाथ तो कुछ भी नहीं लगा। लेकिन तभी पॉन्ड को ऐसा एहसास होता है कि किसी ने उनके हाथ को टच किया। वो जब बगल में देखते हैं तो वहाँ पे फुविन की आत्मा होती है। पॉन्ड उन्हें देख के कहते हैं, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया, मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया। फुविन कुछ भी नहीं कहते हैं। वो डंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मुझे पता है इन सारी चीज़ों का सल्यूशन। फिर वो बताते हैं कि पहले उस पेड़ के नीचे से उन दोनों की बॉडी का जो कुछ भी बचा हुआ है वो उठाकर एक जगह पर ले आना होगा। वो लोग ऐसा ही करते हैं। वो लोग उस जगह जाते हैं और चारों तरफ खुदाई करके देखते हैं, पर वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा हुआ था सिवाय 2 अंगूठी के। तो वो लोग उस जगह की कुछ मिट्टी को 2 अलग घड़ों में भरते हैं और एक एक अंगूठी डालते हैं और उसके बाद उस कपड़े से बांध देते हैं जो उस बॉक्स में था, उस खंजर के साथ में, उसी लाल धागे से, और उसी पेड़ के नीचे रख देते हैं। उन लोगों को लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं था। तभी वहाँ पर ऊ की आत्मा आती है और उन लोगों को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुँचाने लगती है। फुविन कुछ टाइम तक उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो बहुत कमज़ोर थे। ऊ फुविन को धक्का देते हैं और उसके बाद जूंग डंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर फुविन स्काई के पास आते हैं और उनसे कुछ कहते हैं। स्काई उस बॉक्स में से वो स्टोन्स निकाल के ले आते हैं और उन घड़ों के किनारे किनारे लगाने लगते हैं। ऐसा करते ही ऊ की आत्मा वापस से पीछे की तरफ हटती है और पेड़ के पास आ जाती है। लेकिन फिर भी वो कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। जूंग डंग, पॉन्ड फुविन और बाकी सभी लोग ऊ को रोकने की बहुत कोशिश कर रहे थे, पर वो लोग कामयाब नहीं हो रहे थे। और फिर ऊ अपने आप को छुड़ाते हैं और वो जूंग और डंग को गले से पकड़ लेते हैं और कस के उन दोनों का गला दबाने लगते हैं। डंग की सांसें बंद होने लगती है। जूंग बस डंग का नाम ले रहे होते हैं, पर उनकी भी सांसें टूट रही होती हैं और उसके बाद डंग बेहोश हो जाते हैं। जूंग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे वो। और तभी वहाँ पर कोई आता है जो ऊ का हाथ पकड़ता है। वो उसकी तरफ देखते हैं, वो कोई और नहीं बूम थे। वो ऊ की तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं और कहते हैं, बहुत हो गया, हमारा बदला पूरा हुआ, अब चलो यहाँ से। वो जूंग का गला छोड़ देते हैं। जूंग खुद को छोड़ के तुरंत डंग के पास जाते हैं। वो उनको देखने लगते हैं, बुलाने लगते हैं, उनको उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। बाकी सब भी डंग के पास आते हैं और उसके बाद स्काई डंग के फेस पे पानी मारते हैं। डंग वापस होश में आते हैं। उधर बूम ऊ को देख रहे होते हैं, उन्हें संभाल रहे होते हैं और उन्हें कह रहे होते हैं, चलो यहाँ से, अब हम दोनों को मुक्त हो जाना चाहिए इस संसार और उसकी बनाई हर चीज़ से।
फिर ऊ जूंग की तरफ देखते हैं और उन्हें कुछ कहते हैं। जूंग वो खंजर निकालते हैं और अपना हाथ काटते हैं और उन दोनों घड़ों में अपने खून की बूंदें डालते हैं और तभी दोनों घड़ों में अचानक से आग लग जाती है और धीरे धीरे ऊ और बूम वहाँ से गायब हो जाते हैं। इधर पॉन फुविन से कह रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने तुम्हें नहीं बताई, बहुत कुछ ऐसा है जो मैंने तुमसे नहीं कहा और बहुत कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। जिस पे फुविन कहते हैं कि मेरा टाइम आ गया है, मुझे जाने दो और तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपनी लाइफ अच्छे से जियोगे, अच्छे से एंजॉय करोगे और सब कुछ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा करने के बाद मेरे पास आओगे। और हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगले हर जन्म हम साथ होंगे। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद पॉन्ड बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं, लेकिन फिर खुद को संभालते हैं और कहते हैं, मैं तुमसे वादा करता हूँ और मैं ये भी वादा करता हूँ कि मैं अपना वादा पूरा करूँगा। फिर अगली सुबह हम इन सब लोगों को एक साथ देखते हैं जहाँ पे सब लोग नाश्ता कर रहे होते हैं और तभी डंग स्काई से पूछते हैं, तुम्हें ये सब कैसे पता था और वो पत्थरों वाला वो सब क्या था। एक तरह से डंग वो सारी चीज़ें पूछ रहे थे, तो जिस पे स्काई बताते हैं वो कोई मामूली पत्थर नहीं थे, वो पांचों पत्थर सिंबलाइज करते हैं जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, और उन्हीं की वजह से ऊ की शक्तियाँ कम हुई थीं। फिर डंग बोलते हैं, ये सब तुम्हें कैसे पता। तो जिस पे स्काई बताते हैं, वो मुझे फुविन ने बताया और दूसरी बात, माना कि जून की फैमिली पूरे गांव की हेड थी, लेकिन मेरी फैमिली भी कम नहीं थी। मेरे फैमिली वाले पुजारी हुआ करते थे जो कि जून की फैमिली से बहुत ज़्यादा क्लोज थी। फिर डंग जूंग से पूछते हैं, और ऊ ने तुम्हें ऐसा क्या कहा जो तुमने उन घड़ों में अपना खून डाला। जिस पे जूंग कहते हैं, तुम बहुत बातें करते हो, थोड़ी देर शांत हो जाओ, कुछ खा लो, रिलैक्स करो, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है। जिस पे डंग कहते हैं, प्लीज़ 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 मुझे बताओ ना। तो जिस पे जूंग बताते हैं कि ऊ ने बोला, खून का बदला खून से। तुम्हारे खानदान के लोगों ने मेरे प्यार का खून किया, तो बदले में मुझे भी तुम्हारे खानदान का खून चाहिए। और इसीलिए जूंग ने उन दोनों घड़ों में अपना खून डाला जिससे ऊ की इच्छा पूरी हो जाए, और ऐसा ही हुआ। ये सुनने के बाद डंग कहते, ओ अच्छा, वाह जूंग तुम तो बहुत स्मार्ट हो। और उसके बाद सब हंसने लगते हैं। उसके बाद जूंग और डंग को हम कॉलेज में देखते हैं जहाँ पे अब जूंग बाकी लोगों से घुलने मिलने लगे थे और वो डंग के दोस्तों से भी बात करते थे, पर सबसे ज़्यादा वो डंग के आगे पीछे घूमते रहते थे। एक दिन कॉलेज से वापस लौटने के बाद जब वो लोग हॉस्टल में बैठे होते हैं तो डंग जूंग से कहते हैं, जूंग एक बात बताओ, तुमने तो कभी मुझे प्रपोज किया ही नहीं, तो क्या इसका मतलब है मैं सिंगल हूँ। तो जिस पे जूंग उनके पास आते हैं और कहते हैं, नहीं, तुम सिंगल नहीं हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, समझे। उनकी ऐसी बात सुन के डंग हंसने लगते हैं, कहते हैं, हाँ हाँ मुझे पता है, मैं तो ऐसे ही तुम्हें छेड़ रहा था। फिर जूंग कहते हैं, ठीक है तुम जल्दी से शार लेके आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो जिस पे डंग कहते हैं, ठीक है मैं शार लेके आता हूँ, तुम मेरा वेट करना। फिर डंग जब शार लेके बाहर आते हैं तो देखते हैं पूरा रूम डेकोरेट रहता है और जूंग बालकनी में खड़े होते हैं। फिर डंग उनके पास आते हैं तो जूंग उनसे पूछते हैं, क्या मैं इतना अच्छा हूँ कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ। तो जिस पे डंग स्माइल करते हैं और कहते हैं, हाँ बिल्कुल। फिर जूंग अपने पास से एक रिंग निकालते हैं और डंग को पहना देते हैं। डंग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उनसे भी ज़्यादा जूंग खुश होते हैं। उसके बाद जूंग डंग का फेस अपने पास लेके आते हैं और रुक कर उनसे पूछते हैं, कैन आई किस यू। जिस पे डंग बोलते हैं, ऑफ कोर्स। और उसके बाद जूंग उन्हें किस करने लगते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं और वापस से किस करने लगते हैं। फिर थोड़ा रुक के जूंग डंग से पूछते हैं, क्या मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। जिस पे डंग बोलते हैं, आई एम ऑल योर्स, तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है, और हाँ मुझे तुम पे भरोसा है। इतना सुनने के बाद जूंग डंग को वापस से किस करते हैं और उसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं। और इसी के साथ में ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है।